हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, हमारा ये जो सेशन है ये कंप्लीटली न्यूमेरिकल बेस्ड रहेगा। हम लोग इसमें न्यूमेरिकल्स करेंगे एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच ना। बहुत ही इजी लेवल से हम लोग स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे हम लोग लेवल्स अप करेंगे और ऐसे हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे विच विल बी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट और एक तरह से वो आपको कंपटीशन क्लियर करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं। हमको दे रखा है कि व्हेन द करंट इज आई इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज v। मान लीजिए एक मेटेलिक कंडक्टर है, उसके अक्रॉस आई करंट फ्लो कर रहा है ना। मान लीजिए हमारे पास एक मेटेलिक कंडक्टर है और इस मेटेलिक कंडक्टर के अक्रॉस आई करंट फ्लो कर रहा है। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की, है ना, इलेक्ट्रॉन्स की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो v है ना। इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो हम जानते हैं, ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन्स का जो ड्रिफ्ट है वो करंट के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमको v दे रखी है। अब हमसे कहा जा रहा है कि इसी कंडक्टर के अक्रॉस सडनली करंट जो है वो इंक्रीज होकर कितना हो जाता है 2i। मान लीजिए इसी वायर के अक्रॉस, इसी मेटेलिक कंडक्टर के अक्रॉस 2i करंट फ्लो कर रहा है बट हैविंग डबल क्रॉस सेक्शन। लेकिन अब की बार जो वायर है उसका क्रॉस सेक्शन हमने डबल कर दिया है। ठीक है, क्रॉस सेक्शन मान लो पहले अगर इसका a था तो अब क्रॉस सेक्शन कर दिया 2a। करंट जो है वो 2i हो गया है। हमको बताना है कि इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक, तो सबसे पहले तो हम देखें कि क्रॉस सेक्शन डबल करने का क्या फर्क पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस R जो है वो रो L बाई A होता है। क्रॉस सेक्शन अगर हम डबल कर दे रहे हैं तो रेजिस्टेंस जो है वो आधा रह जाएगा, रेजिस्टेंस जो है वो R बाई 2 हो जाएगा। क्योंकि अगर हम इसको मान लीजिए R डैश, लेंथ वही है, मटेरियल वही सेम कंडक्टर है, इसको 2a कर दें तो जो रेजिस्टेंस है वो पहले वाले रेजिस्टेंस का आधा रह जाएगा। तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए ना, सेम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए करंट की वैल्यू पहले I इज इक्वल टू v बाई आर थी, अब करंट की वैल्यू हो जाएगी I डैश इक्वल टू v बाय आर बाई 2 मीन्स 2i के बराबर। ठीक, तो क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे कोई फर्क पड़ेगा? ये तो हम देखें, यहां पे हमको सीधा सा पता चल रहा है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल करने पर रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा। तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए करंट की वैल्यू जो है वो डबल हो जाएगी। तो क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे कोई फर्क पड़ेगा? तो हम देखें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने पढ़ी कि भाई एक मेटेलिक कंडक्टर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अगर देखा जाए तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है ई, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, em अपॉन 2 एवरेज। ई एलिमेंट्री यूनिट ऑफ चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, टू एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज टाइम बिटवीन द सक्सेसिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद पॉजिटिव आयन, एंड E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म में लिखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम V लिख सकते हैं, E अपॉन मतलब E को हम V बाई L भी लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म में। तो इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस हम इसको EV अपॉन ML इंटू 2 एवरेज भी लिख सकते हैं। तो हम देखें कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहीं भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर तो डिपेंड करती नहीं ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है। बाकी सारे जो ये फैक्टर्स हैं, इलेक्ट्रिक एलिमेंट्री यूनिट ऑफ चार्ज और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट क्वांटिटीज है। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम और एलिमेंट्री यूनिट ऑफ चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये मतलब यूनिवर्सल कांस्टेंट है ना। हालांकि मास को यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं कहेंगे क्योंकि मास तो रिलेटिविस्टिकली वेरी करता है। कैपिटल E जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम तो ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है ना, और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ाने पे कोलिजन की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ती है, रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है। बाकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से या लेंथ पर से डिपेंड नहीं करता है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम।
हाँ, लेंथ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है कि आपने मान लो V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो लेंथ जितनी ज्यादा होगी कंडक्टर की, इलेक्ट्रिक फील्ड उतना कम हो जाएगा। तो एक तरह से लेंथ के तो हम प्रोपोर्शनल कह सकते हैं कि एक गिवन पोटेंशियल डिफरेंस के लिए जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की वो लेंथ के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो सकती है, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से इंडिपेंडेंट होती है ना। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि एक्चुअली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ने से क्या होता है, मान लीजिए पहले इसकी एल लेंथ थी इसकी, तो पहले इसकी वॉल्यूम थी एल, मान लो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एन है, तो पहले टोटल चार्ज कैरियर्स थे एन ए एल, अब चार्ज कैरियर्स हो गए 2NaN, तो जो नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स है वो डबल हो गए, इसलिए करंट डबल हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल करने से, है ना। तो करंट जो इंक्रीज हुआ है बेसिकली, करंट जो डबल हुआ है वो हुआ है नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स बढ़ने से, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल होने से। इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट स्पीड पे अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ड्रिफ्ट स्पीड जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से इंडिपेंडेंट होती है ना। तो हम कहेंगे कि भाई अगर पहले ड्रिफ्ट स्पीड v थी तो ड्रिफ्ट स्पीड अभी भी v ही आएगी, इसका ऑप्शन आपका C आएगा। ठीक, अब इसी तरह से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मतलब ड्रिफ्ट स्पीड जो है वो इंडिपेंडेंट होगी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का कोई फर्क नहीं आएगा ड्रिफ्ट स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन इज 1 into 10 to the power -7 ohm meter. The resistance of a iron wire of particular length and thickness is 1 ohm. If length and diameter of wire are doubled, then the resistivity in ohm meter will be. तो हमको दे रखा है कि आयरन की रेजिस्टिविटी इतनी है और एक पर्टिकुलर वायर ले ली हमने आयरन की, एक गिवन लेंथ की और कुछ उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, थिकनेस है, उस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम है। हमसे कहा जा रहा है मान लीजिए लेंथ और डायमीटर को हमने डबल कर दिया, ठीक है, कि भाई पहले मान लीजिए एल लेंथ की और ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वायर थी, मान लो रेडियस आर है, इसका सिलेंडर का रेडियस आर है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन πr² आ जाएगा। अब आपने अगर डायमीटर को या रेडियस को डबल कर दिया है ना, तो अब एरिया हो जाएगा पाई इंटू 2r², 4r², तो एरिया तो 4 टाइम्स बढ़ गया। और लेंथ को हमसे कहा जा रहा है कि लेंथ जो है कंडक्टर की आयरन की वो भी हमने डबल कर दिया, तो लेंथ 2l होगी। तो पूछ रहा है कि बताइए अब रेजिस्टिविटी कितनी होगी। तो हम अगर देखें रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी होती है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और रेजिस्टिविटी जो है वो बेसिकली सिर्फ दो फैक्टर पर डिपेंड करती है। रेजिस्टिविटी मतलब एक तो रिप्रेजेंट करती है रेजिस्टिविटी कि जब भी किसी कंडक्टिंग मटेरियल के अक्रॉस इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जहां जहां भी पॉजिटिव आयंस होंगे उन पॉजिटिव आयंस के एरिया मतलब जो स्पेस ऑफ इन्फ्लुएंस होगा, उस किसी पॉजिटिव आयन के स्पेस ऑफ इन्फ्लुएंस से अगर कोई इलेक्ट्रॉन पास होता है तो वो पॉजिटिव आयन उस इलेक्ट्रॉन को डीएक्सेलरेट कर देता है, उसके साथ कोलिजन होगा इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव आयन के साथ, और इस कोलिजन में जो पॉजिटिव आयन है बीइंग हैवी पार्टिकल इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर लेता है, इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी लूज करता है, मोमेंटम लूज होता है इलेक्ट्रॉन का और वो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ये जो कोलिजन है इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव आयन के साथ, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है ड्यू टू दी फोर्स एक्सर्टेड बाय द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, उसको डीएक्सेलरेट करता है इलेक्ट्रॉन के मोशन को, एक तरह से करंट के फ्लो को घटाता है ना। तो ये जो रीजन है ये रेजिस्टिविटी जो है इस फैक्टर को, इस पूरे फिजिकल फिनोमेना को रिप्रेजेंट करती है। अब जिस मटेरियल में भाई किस मटेरियल में कहां कहां पॉजिटिव आयन है, कितने इलेक्ट्रॉन कितने पॉजिटिव आयन से कोलाइड करेंगे, ये तो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी हो गई मटेरियल की, और हर मटेरियल के लिए अलग अलग जगह पर पॉजिटिव आयंस हो सकते हैं, है ना। मतलब ये इसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करेगा, एक तरह से उसकी माइक्रोस्कोपिक फिजिकल प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करेगा। तो हर मटेरियल के लिए रेजिस्टिविटी की वैल्यू इसलिए अलग अलग आती है।
टेम्परेचर पर और डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पर पॉजिटिव आयंस का जो एम्पलीट्यूड है ऑसिलेशन का वो बढ़ जाता है। तो वो जो स्पेस ऑफ इन्फ्लुएंस है, वो रीजन ऑफ स्पेस जहां तक पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट कर सकता है, वो रीजन ऑफ स्पेस इंक्रीज हो जाता है ना, वो एक्सपेंड हो जाता है हायर टेम्परेचर पर। क्यों? क्योंकि अब पॉजिटिव आयन ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट करेगा, तो टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टिविटी बढ़ती है। लेकिन लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से तो रेजिस्टिविटी इंडिपेंडेंट होती है। तो अगर किसी वायर की आप लेंथ को या उसके डायमीटर को, रेडियस को, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ा रहे हैं, तो रेजिस्टिविटी का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। रेजिस्टिविटी नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगी। तो सेम मटेरियल के लिए तो कांस्टेंट ही रहेगी। आयरन की रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रहेगी तब तक जब तक कि हम उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ाते। अगर टेम्परेचर में वेरिएशन होगा तो फिर रेजिस्टिविटी वेरी कर सकती है। तो यहां पे भी ये भी एक तरह से हमको, मतलब एक तरह से कह सकते हैं ट्रिक क्वेश्चन ही था कि भाई जो रेजिस्टिविटी है वो 1 × 10⁻⁷ ओम मीटर थी, तो वो अब भी 1 × 10⁻⁷ ओम ही रहेगी। इसका आंसर हमारा ए आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हाँ जी बच्चों, तो देखिए अगले जो क्वेश्चन हमको करने हैं तो वो ये रहे। तो सबसे पहले इसको देखते हैं हम। आसान से है, जैसा कि ये हमारा जो बेसिक, बहुत ही बेसिक लेवल का ये सेशन है हमारा, जिसमें फ्रॉम दी स्क्रैच हम लोग न्यूमेरिकल, मतलब न्यूमेरिकल एप्लीकेशन से स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे जैसा मैं बता रहा हूं हम लोग अपना लेवल रेज करेंगे। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पासेस पर सेकेंड थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ ए वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 0.7 एम्पीयर। तो हमको एक कह रखा है कि भाई एक वायर है, सिलिंड्रिकल वायर, इसके किसी भी क्रॉस सेक्शन से अगर देखा जाए तो करंट जो फ्लो कर रहा है, करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। कितना करंट फ्लो कर रहा है? 0.7 एम्पियर। तो हमसे पूछा है भाई 0.7 एम्पियर, इसका मतलब करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। ठीक, तो इसका मतलब पर यूनिट टाइम, एक सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है? 0.7 एम्पियर, मतलब 0.7 कूलम करंट होता है ना। चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम मतलब यूनिट, SI सिस्टम में हम लोग यूनिट जो है टाइम की वो सेकंड लेते हैं। एक सेकंड में जितना चार्ज फ्लो कर रहा है क्रॉस सेक्शन से, वो 1 एम्पियर करंट कहलाएगा। तो अच्छा एक बात और यहां पर, ये हम जानते हैं कि करंट की जो डायरेक्शन लेते हैं, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन, वो लेते हैं पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन। लेकिन एक्चुअली कंडक्टर में तो पॉजिटिव चार्ज फ्लो ही नहीं करता है, क्योंकि कंडक्टर में फ्री पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स होते ही नहीं है। पॉजिटिव चार्ज के नाम पर इलेक्ट्रॉन, कंडक्टर में पॉजिटिव आयंस होते हैं जो कि अपनी जगह पर रिजिडली फिक्स होते हैं, है ना। जो आयनाइज्ड एटम्स होते हैं जिनसे इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं रूम टेम्परेचर पर, पॉजिटिव आयंस, वो तो अपनी जगह पर स्ट्रांगली रिजिडली फिक्स होते हैं विद स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, तो वो तो फ्लो कर ही नहीं सकते। तो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो नहीं होता है मेटेलिक कंडक्टर्स में। फ्री चार्ज कैरियर्स मेटेलिक कंडक्टर्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो एक्चुअली फ्लो करते हैं इलेक्ट्रॉन, है ना। लेकिन जैसा कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ चुके हैं कि मान लीजिए n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से गए इधर, तो यहां पर चार्ज कितना कम हो गया? नेगेटिव। यहां पर नेगेटिव चार्ज कितना कम हुआ? ME के बराबर। और यहां पर कितना नेगेटिव चार्ज बढ़ा? NE के बराबर। अगर हम इसको नेगेटिव चार्ज के घटने को हम कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना, मतलब ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव में हम इसको समझ सकते हैं कि जहां पे नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है वहां पे कह सकते हैं कि वहां पे पॉजिटिविटी घट रही है उसकी। जहां पे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है मतलब वहां पे पॉजिटिविटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। और जहां पे नेगेटिव चार्ज घट रहा है वहां पे कह सकते हैं पॉजिटिविटी बढ़ रही है। तो ये जो फ्लो है इलेक्ट्रॉन्स का, डिफरेंट पर्सपेक्टिव में हम ये सोच सकते हैं कि जितना नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है इधर से, नेगेटिव चार्ज को अगर भूल जाए तो हम कह सकते हैं सेम मैग्नीट्यूड का पॉजिटिव चार्ज करंट की डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो हम इसको पॉजिटिव चार्ज की टर्म्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि कितना चार्ज, कितना पॉजिटिव चार्ज जो है इस क्रॉस सेक्शन को एक सेकेंड में क्रॉस करेगा। तो हम देखिए करंट जो है वो होता है चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो हम लिख सकते हैं चार्ज फ्लोइंग थ्रू क्रॉस सेक्शन
पर सेकेंड कितना चार्ज फ्लो कर रहा है क्रॉस सेक्शन से, करंट के इक्वल, क्योंकि चार्ज पर यूनिट टाइम जो है वही चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड जो है वो करंट के बराबर ही आएगा, 0.7 कूलम। ठीक है, अब हमको इलेक्ट्रॉन बताने, तो चार्ज ये आ गया हमारे पास। तो हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, एलिमेंट्री यूनिट ऑफ चार्ज E के बराबर, विच इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो मान लो n इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए, है ना, तो n इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज मिलके है वो इतना आना चाहिए। अगर ये करंट की वैल्यू है तो इसका तो मतलब एक सेकंड में इतना चार्ज फ्लो कर गया इस क्रॉस सेक्शन से। अगर इतना चार्ज फ्लो कर गया और हम कह रहे हैं कि मान लो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए हैं, तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज ये आना चाहिए ना। तो हम लिख सकते हैं n e की जो वैल्यू है, मान लो अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए एक सेकंड में, तो n e की जो वैल्यू है वो 0.7 आनी चाहिए, 0.7 कूलम आनी चाहिए। n जो है वो 0.7 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 आना चाहिए। ठीक है, बाकी आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 0.7 डिवाइडेड बाय 16 हो जाएगा, लिख सकते हैं 7 बाय 16 इंटू 10 टू द पावर प्लस 19। ठीक है, बाकी आप चाहे तो सॉल्व करके लिख लीजिएगा। ठीक है, तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो फ्लो कर जाएंगे एक सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट भी इजी है। A current of 7.5 ampere is maintained in a wire for 45 seconds. हमको दे रखा है कि एक वायर में 45 सेकेंड के लिए एक करंट फ्लो करता है कितना, 7.5 एम्पियर का। तो 7.5 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस वायर एंड दिस फ्लोज फॉर 45 सेकेंड्स। तो बताइए कोई भी क्रॉस सेक्शन अगर हम ले लें इस कंडक्टर में, कहीं पे भी कोई क्रॉस सेक्शन ले लो, इससे टोटल कितना चार्ज फ्लो हुआ और कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए, उन इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बताना है। ठीक है, तो देखिए चार्ज तो हम सिंपल निकाल सकते हैं कि भाई करंट होता है चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। मान लो डेल्टा क्यू चार्ज अगर डेल्टा टी टाइम में फ्लो करता है थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, तो करंट को डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम लिख सकते हैं। तो यही इसी रिलेशन से हम कह सकते हैं कि एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में अगर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हमको दे रखा हो कि इतना रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है और इतने टाइम तक इस रेट के साथ में चार्ज फ्लो कर रहा है, तो टोटल चार्ज जो फ्लो होगा उसको हम यहां से इस रिलेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू आई डेल्टा टी। तो जो चार्ज फ्लो हो रहा है अक्रॉस द वायर डेल्टा क्यू, उसको हम लिख सकते हैं 7.5 इंटू 45 कूलम। ठीक है, तो 7.5 इंटू 45, इसको सिंप्लीफाई कर लें, इतना चार्ज जो है इस वायर के अक्रॉस फ्लो हुआ। हमको बताना है कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए। तो मान लीजिए लेट n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स flows through this cross section in this given interval of time। मान लो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली हम जानते हैं कंडक्टर में जो चार्ज का फ्लो है वो इलेक्ट्रॉन ही तो है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करते हैं तो उन्हीं के साथ में चार्ज जो है, जहां जहां इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो नेगेटिव चार्ज को कैरी कर रहा है। तो जो चार्ज का फ्लो है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से। तो ये जो टोटल चार्ज कंडक्टर के अक्रॉस इस क्रॉस सेक्शन से फ्लो हुआ वो बेसिकली n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होना चाहिए। अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो हुए इस गिवन टाइम में थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन वो n माने हैं हमने, तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज इतना ही आना चाहिए। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम जानते हैं कि भाई अगर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो एलिमेंट्री यूनिट ऑफ चार्ज के बराबर होता है, तो n इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया n। तो ne जो है वो 7.5 इंटू 45 कूलम के बराबर होगा, यानी n जो आएगा वो 7.5 इंटू 45 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 के बराबर होगा। इसको हम सॉल्व करके बता सकते हैं कि ये वैल्यू जो है ये कितनी आएगी। ठीक है,
ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे जो फ्लो कर रहे हैं इस वायर से 45 सेकेंड में। हाँ तो बच्चों जो अगले दो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे वो ये हैं, तो इससे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमको दे रखा है कि इफ 0.6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज थ्रू अ वायर इन 45 मिनट। हमको ये दे रखा है कि एक वायर है और इस वायर के किसी क्रॉस सेक्शन से 45 मिनट में 0.6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास होता है। तो हमको ये बताना है कि बताइए कितना चार्ज फ्लो कर गया। तो कितना चार्ज फ्लो कर गया, जैसा मैंने बताया चार्ज फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन ही चार्ज कैरियर है। तो कितना चार्ज फ्लो कर जाएगा, जितना चार्ज इन इलेक्ट्रॉन्स पर था जो इस क्रॉस सेक्शन से पास हुए। तो इन 0.6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर कितना चार्ज होगा वो हमको फाइंड आउट करना है। और दूसरा हमसे पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। तो ये जो टोटल चार्ज फ्लो करेगा ये 45 मिनट में फ्लो कर रहा है। तो जो करंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, वो होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो हम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज फाइंड आउट करके करंट के मैग्नीट्यूड को एक्सप्रेस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम निकालें चार्ज फ्लोइंग थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन इन दिस गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, डेल्टा क्यू। तो वो हम लिख सकते हैं डेल्टा क्यू इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, जो कि एलिमेंट्री यूनिट ऑफ चार्ज के बराबर होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको दे रखे हैं 0.6 मोल। जितने इलेक्ट्रॉन 0.6 मोल में होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। तो हम पढ़ चुके हैं 1 मोल ना, 1 मोल कंटेन्स पार्टिकल्स इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर, है ना। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे एक मोल में, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। तो 0.6 मोल का मतलब क्या हो गया, 0.6 मोल का मतलब हो गया 0.6 इंटू 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है, एलिमेंट्री यूनिट ऑफ चार्ज के बराबर। तो टोटल चार्ज जो फ्लो कर रहा है वायर के अक्रॉस वो ये आ जाएगा 0.6 इंटू 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 5.78 इंटू 10 टू द पावर 4 कूलम। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। वो 10 एक्सपोनेंशियल वैल्यू ऑफ 10 तो हमको दिख ही रही है, 23 माइनस 19 4 आएगी। बाकी 0.6 और 6.02 और 1.6 को मल्टीप्लाई करके अप्रोक्सीमेटली 5.78 आएगा। अब करंट अगर हम निकालें तो जैसा मैंने बताया करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो ये जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज है जो फ्लो कर रहा है क्रॉस सेक्शन थ्रू दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर, दिस टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इज 5.78 into 10 to the power 4, and the time in which this flow of charge occurs, this charge flows in 45 minutes। तो टोटल अमाउंट ऑफ टाइम आ जाएगा 45 मिनट्स है, तो सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे 45 इंटू सेकेंड 60। इसको सिंप्लीफाई करोगे, इसको हम लिख लेंगे 57800 डिवाइडेड बाय 45 इंटू 60। एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये आएगा आपका लगभग 21.4 एम्पियर। तो द करंट अक्रॉस द वायर विल बी 21.4 एम्पियर। ठीक है बच्चों, देखिए ये तो आसान सा क्वेश्चन था। तो अभी हम सिर्फ कंसेप्ट बेस्ड, मतलब ऐसे डायरेक्ट कंसेप्ट बेस्ड कर रहे हैं ना, बहुत टफ लेवल पर हम अभी नहीं पहुंचे हैं। A coil of metallic wire has a resistance of 20 ohm। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, a coil of metallic wire has a resistance of 25 ohm at 20 degree centigrade and resistance of 25.17 ohm at 35 degree centigrade, find alpha। तो ये क्वेश्चन हमको दे रखा है कि एक कंडक्टिंग वायर से बनाई हुई कॉइल है, उसका रेजिस्टेंस 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो 25 है। तो मैं लिख देता हूं R1 कितना है 25 ओम, T1
जो टेम्परेचर है वो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 25 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर रेजिस्टेंस बढ़ता है ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। वो हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन के कोलिजन की विद पॉजिटिव आयंस बढ़ जाती है, तो इसलिए हायर टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। दिया जाएगा 25.17 एट टेम्परेचर T2 विच इज 35 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, ये हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी एक मटेरियल, कंडक्टिंग मटेरियल का, कंडक्टिंग मीडियम का हमको रेजिस्टेंस, ठीक है, दो डिफरेंट टेम्परेचर पे दे रखा हो, जिसमें से एक टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है, क्योंकि अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा हो तो हम सीधा अप्लाई कर लेते हैं कि रेजिस्टेंस एट एनी गिवन टेम्परेचर RT, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू अल्फा डेल्टा T होता है ना। ये तब है जब रेजिस्टेंस आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे दे रखा हो। लेकिन बाद में हमने एक रिलेशन पढ़ा था कि मैंने आपको डायरेक्टली एक अल्फा के लिए रिलेशन बताया था कि अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर नहीं, दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पर भी, दो अलग अलग टेम्परेचर जिनमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है, उन पर भी अगर हमको किसी वायर का रेजिस्टेंस पता है तो हम जो टेम्परेचर है, मान लो रेजिस्टेंस एट 2 टेम्परेचर, T2 टेम्परेचर, उसको लिख सकते हैं R1 प्लस R1 अल्फा T2 माइनस T, है ना। और यही से हमने कंक्लूड किया था कि अल्फा को हम R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू T2 माइनस T1 लिख सकते हैं। तो वही रिलेशन हम यहां पर डायरेक्टली यूज कर ले ना, वही रिलेशन हम डायरेक्टली यूज कर ले तो हम अल्फा फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए R2 माइनस R1 कितना आएगा, तो 25.17 है R2, R1 है 25, ये आ जाएगा, चलिए पहले वैल्यू लिख ही लेते हैं, 25.17 माइनस 25 ओम अपॉन R1 है 25 ओम, T2 है 35 और T1 है 20। अल्फा आ जाएगा 0.17 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 50, ठीक है। ये वैल्यू आप सॉल्व करिए, ये वैल्यू सॉल्व करके आएगी 4.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो इस तरह से हम इस गिवन वायर का थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी भी वायर का अगर रेजिस्टेंस आपको दो डिफरेंट टेम्परेचर पे गिवन है, आप डायरेक्टली ये रिलेशन अल्फा इक्वल्स टू R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू T2 माइनस T1 लिख सकते हैं, जहां पर R1 है इनिशियल रेजिस्टेंस एट इनिशियल टेम्परेचर T1 और R2 है रेजिस्टेंस एट हायर टेम्परेचर T2, है ना। R1 लोअर टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस है और R2 हायर टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो बच्चों देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको करना है वो ये है कि इट इज डिजायर टू मेक अ 20 ओम कॉइल। हमको एक 20 ओम कॉइल, 20 ओम रेजिस्टेंस की एक कॉइल बनानी है विच शुड हैव 0 थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। और वो वायर ऐसी होनी चाहिए, वो कॉइल ऐसी होनी चाहिए कि उसका थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस 0। थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस हमको ये बताता है कि अगर ओरिजिनल रेजिस्टेंस जो है वो R है किसी भी एक वायर का, मटेरियल का, और उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो उसका जो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा वो R अल्फा और डेल्टा T आएगा। डेल्टा T राइज इन टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर हमने बढ़ाया। तो एक तरह से अल्फा पे डिपेंड करता है कि किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस कितना फास्टली या कितना स्लोली वेरी करेगा विद टेम्परेचर, ठीक है। तो हमको ऐसी कॉइल चाहिए जिसका थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस 0, मतलब उस वायर का, उस कॉइल का रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करना चाहिए, इट शुड रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। तो 0 थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, अल्फा की वैल्यू 0 आनी चाहिए उस वायर के लिए। तो ऐसा करने के लिए, टू मेक दिस अ कार्बन रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R1 इज प्लेस्ड इन सीरीज विद एन आयरन रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R2। ऐसा करने के लिए क्या किया गया कि भाई एक कार्बन पीस को, एक कार्बन रेजिस्टेंस को और एक आयरन रजिस्टर को सीरीज में लगाया गया।
ठीक है। एंड इनकी जो प्रोपोर्शन है कि कार्बन रजिस्टर को R1 कह दीजिए, आयरन रजिस्टर को R2 कह दीजिए। तो जो प्रोपोर्शन है कार्बन के और आयरन के इस तरह से चूज किए गए कि R1 प्लस R2 इक्वल्स टू 20 आए, एंड इट शुड रिमेन 20 फॉर ऑल टेम्परेचर्स नियर बाय 20 डिग्री सेंटीग्रेड। उसकी जो वैल्यू है 20 के आसपास के जितने भी टेम्परेचर हैं उन पर 0 रहनी चाहिए, मतलब सॉरी उन पर 20 रहनी चाहिए। 20 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास जितने भी टेम्परेचर है उन पर रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 20 ओम ही रहना चाहिए, उससे ज्यादा चेंज ना हो, मतलब अल्फा 0 हो जाए इस कंबाइंड रेजिस्टेंस के लिए। तो देखिए यहां पे हम सबसे पहले तो ये लिख सकते हैं कि मान लीजिए अगर कार्बन रजिस्टर R1 है तो R1 प्लस R2 जो है वो 20 है। ये तो एक इक्वेशन हमारे पास हो गई, वो 20 ओम है R1 प्लस R2, ठीक है। एक कंडीशन हम ये लिख सकते हैं कि मान लीजिए हमने टेम्परेचर बढ़ाया डेल्टा टी, हमने डेल्टा टी टेम्परेचर इंक्रीज किया, ये जो भी टेम्परेचर है यहां से टेम्परेचर डेल्टा टी इंक्रीज किया, तो R1 का टेम्परेचर भी बढ़ेगा डेल्टा टी, R2 का भी टेम्परेचर सेम इंक्रीज हो रहा है डेल्टा टी, है ना। इसका भी डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाया हमने कार्बन का, रेजिस्टेंस का, आयरन का भी डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाया। तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि जो अब रेजिस्टेंस है R1 डैश वो कितना हो जाएगा, R1 प्लस R1 अल्फा डेल्टा टी, और इसी तरह से जो आयरन का रेजिस्टेंस है R2 वो कितना हो जाएगा, R2 प्लस R2 अल्फा डेल्टा टी, है ना। अगर हमको R1 टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस पता है कार्बन का, तो डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाने पे जो रेजिस्टेंस है, नया रेजिस्टेंस R1 डैश, वो R1 प्लस R1 अल्फा डेल्टा टी हो जाएगा, और R2 डैश हो जाएगा R2 प्लस R2 अल्फा डेल्टा टी। और फिर हमसे ये भी कहा जा रहा है कि R1 डैश प्लस R2 डैश की वैल्यू भी उतनी होनी चाहिए 20 ओम, क्यों, क्योंकि बढ़ना नहीं चाहिए रेजिस्टेंस, उतना ही आना चाहिए जितना R1 प्लस R2 है, ठीक है। तो मैं इसमें सब्स्टिट्यूशन करूं अगर R1 डैश प्लस R2 डैश में, तो R1 डैश को मैं ये लिख सकता हूं R1 प्लस R1 अल्फा डेल्टा टी, और R2 को मैं लिख सकता हूं R2 प्लस R2 अल्फा डेल्टा टी, और इसकी वैल्यू जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड 20 ओम आनी चाहिए, ठीक है। तो यहां से हम देखें एक टर्म तो हम ये लिख लेंगे R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, और एक डेल्टा टी कॉमन आ जाएगा, एक टर्म आ जाएगी हमारे पास R1, अच्छा ये इसको अल्फा 1 लिख लें, कार्बन के लिए जो अल्फा है इसको अल्फा 1 लिख लें, अल्फा कार्बन को अल्फा 1, और अल्फा आयरन को लिख लेता हूं मैं अल्फा 2। R1 अल्फा 1 और प्लस R2 अल्फा 2, इक्वल्स टू 20 ओम आना चाहिए। अच्छा R1 प्लस R2 भी 20 ओम है, और R1 डैश प्लस R2 डैश भी 20 ओम है, मतलब इनकी वैल्यू बढ़ेगी नहीं, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि इसको हम 20 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 20 माइनस 20 इधर जाके 0 हो जाएगा। तो अच्छा टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं, डेल्टा टी भी 0 नहीं है, तो ये 0 कब आएगा, जब ये हमारा R1 प्लस R1 अल्फा 1 प्लस R2 अल्फा 2 ये मिला के 0, ठीक है। तो ये वैल्यू अगर हमारी 0 आएगी तो टेम्परेचर बढ़ाने पर भी रेजिस्टेंस R1 डैश प्लस R2 डैश उतना ही रहेगा जितना R1 प्लस R2 है 20 ओम। तो मतलब यह है कि रेजिस्टेंस बढ़ना नहीं चाहिए, है ना। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि R1 अल्फा 1 जो है वो माइनस R2 अल्फा 2 के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब जितना रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पर आयरन का बढ़ेगा, आयरन बार का, आयरन रजिस्टर का जितना रेजिस्टेंस टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ाने पर बढ़ेगा, उतना ही रेजिस्टेंस जो कार्बन रजिस्टर है R1 उसका रेजिस्टेंस घट जाना चाहिए। वैसे भी देखिए ऐसा होगा भी, क्यों, क्योंकि कार्बन का जो थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो हमको नेगेटिव दे रखा है। मैंने आपको बताया था कि अगर किसी मटेरियल का थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा पॉजिटिव है तो इसका मतलब होता है कि उस मटेरियल का रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ेगा, और अगर किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस
थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा नेगेटिव है, तो उसका मतलब होता है कि उस मटेरियल का जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर बढ़ने पर घटेगा। और ऐसा होता भी है। हमने डिस्कस किया था कि सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स ऐसे मटेरियल हैं जिनकी रेजिस्टिविटी या जिनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ता नहीं है बल्कि टेम्परेचर बढ़ाने पर उनका रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ता नहीं है बल्कि घटता है। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, किसका? सेमीकंडक्टर्स का और इंसुलेटर्स का। तो कार्बन इज एन इंसुलेटर, मतलब कार्बन का अगर एक वो ग्रेफाइट को हम छोड़ दें, वन फॉर्म ऑफ कार्बन ग्रेफाइट कंडक्टिंग है, तो ग्रेफाइट को अगर हम छोड़ दें तो बाकी कार्बन जो है वो आपका इंसुलेटर होता है, इंसुलेटिंग होता है। तो कार्बन जो है उसका थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस नेगेटिव है, मतलब कार्बन का टेम्परेचर बढ़ाने पर इसका रेजिस्टेंस घटेगा। तो जितना रेजिस्टेंस आयरन का बढ़े डेल्टा टी टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, उतना ही डेल्टा टी टेम्परेचर इंक्रीज करने पर अगर कार्बन का रेजिस्टेंस घट जाता है तो दोनों मिला के कोई चेंज नहीं होगा। ओवरऑल ये जो हमारा कंबाइंड रेजिस्टेंस हमने बनाया, इसमें फिर टेम्परेचर के साथ कोई चेंज नहीं होगा। तो वही कंडीशन हमने ये ड्राइव करी ऐसे कि R1 अल्फा 1 मस्ट बी इक्वल टू माइनस R2 अल्फा 2। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ले, इसको आगे मैं यहां लिख देता हूं, इसी में वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर लें। R1 अल्फा 1, तो R1 को एज इट इज लिख लें। अल्फा 1 हमको दे रखा है, अल्फा 1 हमको दे रखा है कितना? माइनस 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। दिस मस्ट बी इक्वल टू माइनस R2 एंड अल्फा 2, और अल्फा 2 हमको दे रखा है, अल्फा फॉर आयरन इज 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। तो ये देखिए नेगेटिव साइन तो एलिमिनेट हो जाएगा दोनों तरफ से, तो ये हमारे पास आएगा, और 10 टू द पावर माइनस 3 भी एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा 0.5 R1 इक्वल्स टू 5 R2, या R1 इक्वल्स टू 10 टाइम्स ऑफ R2। एक तो ये कंक्लूजन हमने ड्राइव कर लिया। एक हमारे पास ये इक्वेशन है कि R1 प्लस R2 जो है वो 20 ओम है। ये तो हमको स्टार्टिंग से दे रखा है। अब हम इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें। इसको इक्वेशन 1 लिख लीजिए, इसको इक्वेशन 2 लिख लीजिए। तो फर्स्ट इक्वेशन से मैं सब्स्टिट्यूट करूं R1 को 10 R2, तो 10 R2 प्लस R2 कितना होना चाहिए? 20 ओम, मीन्स 11 R2 जो है वो 20 ओम आना चाहिए। इसका मतलब हो गया R2 जो है हमारा वो 20/11 ओम आना चाहिए। तो 20/11 ओम आ जाएगा, 11 बन जाए 11, बचा 9, तो पॉइंट लगाया 90, 11 8 जा 88, 88 बचेगा 2, तो लगभग 1.82 ओम है ना, अप्रोक्सीमेटली 1.82 ओम। तो R1 कितना आ जाएगा? R1 जैसा कि 10 R2 है ना, तो वो हो जाएगा हमारा 18.2 ओम। इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 18.2 आ जाएगा R1। तो R2 अगर 1.82 ओम है, तो R2 की वैल्यू जो है हमारी वो 18.2 R1 की वैल्यू हमारी 18.2 ओम आनी चाहिए। तो इस तरह से हम R1 R2 मतलब कि कार्बन का जो रेजिस्टेंस लेंगे उसकी कितनी वैल्यू आनी चाहिए, और आयरन का जो रेजिस्टेंस लेंगे वो कितनी वैल्यू का लेना है हमको, वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों अगला क्वेश्चन हम करेंगे, ये दे रखा है हमको बोर्ड पर कि एक मेटेलिक कंडक्टर जो नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है, उसके अक्रॉस एक स्टेडी कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है। स्टेडी करंट फ्लोज इन अ मेटेलिक कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन से क्या मतलब है यहाँ पर कि जो थिकनेस है, जो थिकनेस होगी कंडक्टर की, वो कांस्टेंट नहीं है, वो यूनिफॉर्म नहीं है। कहीं पर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा, कहीं पर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा। तो नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है,
लेकिन करंट जो फ्लो कर रहा है वो कांस्टेंट है। वायर के हर पॉइंट पर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, करंट की वैल्यू जो है वो सेम रहेगी। ठीक है, तो हमको ये बताना है कि कौन कौन सी क्वांटिटीज इनमें से कांस्टेंट रहेंगी और कौन कौन सी वेरिएबल होंगी, ये बतानी है। क्वांटिटीज कौन कौन सी चेक करनी है हमको? एक तो करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो सबसे पहले तो करंट की बात करें तो करंट तो हमको क्वेश्चन में ही दे रखा है। बाय डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि क्योंकि करंट स्टेडी दे रखा है ना, आ स्टेडी करंट फ्लोस, तो स्टेडी करंट का मतलब क्या है? कांस्टेंट करंट। तो पूरे क्रॉस सेक्शन, मान लो अगर मैं इस तरह से वायर को ड्रॉ कर भी लूं, ये वायर यहाँ पे है, यहाँ पे मान लीजिए क्रॉस सेक्शन वायर का बढ़ जाता है ना, या फिर क्रॉस सेक्शन कम हो जाता है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हमको दे रखा है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, करंट जो है वो हर पॉइंट पर सेम होगा। यहां पर अगर करंट आई है तो यहां पर भी आई होगा, यहां पे भी आई होगा ना। क्वेश्चन में दे रखा है हमको करंट स्टेडी है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज स्टेडी है, कांस्टेंट। तो करंट विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, बाय डेफिनेशन हम कह सकते हैं। सेकंड है करंट डेंसिटी, हमको चेक करनी है। तो हम देखें करंट डेंसिटी जिसको हम जे वेक्टर से सिंबलाइज करते हैं, मैग्नीट्यूड लिखूं अगर मैं करंट डेंसिटी का, तो होता है करंट पर यूनिट एरिया। करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज करंट पर यूनिट एरिया। तो करंट तो कांस्टेंट है, करंट तो कांस्टेंट है, तो हम कंक्लूड कर सकते हैं यहां पर कि जो करंट डेंसिटी का मैग्नीट्यूड है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो बढ़ेगा, जहां पर एरिया क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा वहां पर करंट की डेंसिटी कम हो जाएगी, है ना, लेस डेंस हो जाएगा, क्योंकि वो चार्ज कैरियर्स यहाँ पे ज्यादा डेंसली फ्लो करेंगे। यहाँ पर ज्यादा एरिया अवेलेबल है तो चार्ज कैरियर्स थोड़ा दूर दूर हो जाएंगे, तो डेंसिटी ऑफ करंट डेंसिटी विल डिक्रीज। यहां पर जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा तो करंट डेंसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगी करंट डेंसिटी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। तो करंट डेंसिटी विल बी नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म आएगी, नॉन यूनिफॉर्म आएगी या कह दो वेरिएबल आएगी। थर्ड हम चेक करें इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट के बीच में हम रिलेशन एक्सप्रेस करें तो हमने पढ़ा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो करंट डेंसिटी से इंटररिलेट किया जाता है। हमने एक रिलेशन ड्राइव किया था J इक्वल्स टू सिग्मा ई ना, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, एक रिलेशन हमने ड्राइव किया था J इक्वल्स टू सिग्मा ई ना, या J इक्वल्स टू ई बाय रो। सिग्मा कंडक्टिविटी, तो J इक्वल्स टू ई बाय रो। तो अगर हम यहां से करंट को मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को मतलब J को सिग्मा ई लिख रहे हैं, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को यहां पर एक्सप्रेस कर सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू करंट डेंसिटी आ गया, करंट अपॉन एरिया इनटू डिनोमिनेटर में आ गया सिग्मा। अच्छा, सिग्मा कांस्टेंट हो गया, कंडक्टिविटी या इसका रेसिप्रोकल रेजिस्टिविटी ये नेचर ऑफ मटेरियल पर और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, सिर्फ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से इंडिपेंडेंट होगी कंडक्टिविटी। तो नेचर तो चेंज हो ही नहीं रहा, सेम मटेरियल की वायर है यहां से लेकर यहां तक, और टेम्परेचर भी ऐसा क्वेश्चन में हमको नहीं गिवन है कि टेम्परेचर वेरी कर रहा है, तो टेम्परेचर भी यूनिफॉर्म है, मटेरियल का नेचर भी यूनिफॉर्म है, तो सिग्मा तो कांस्टेंट हो गया, करंट और सिग्मा दोनों कांस्टेंट हो गए। तो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ मतलब जहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, जहां एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी नॉन यूनिफॉर्म आएगा या वेरिएबल आएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑल्सो बी वेरिएबल, इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगा। फिर रह गई ड्रिफ्ट स्पीड। तो हमने एक एक्सप्रेशन ड्रिफ्ट स्पीड के लिए भी ड्राइव किया था, लिखा था हमने करंट और ड्रिफ्ट स्पीड के लिए हमने एक रिलेशन लिखा था I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। आई अपॉन ए तो करंट डेंसिटी हो गई, तो हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं वी डी इक्वल्स टू आई अपॉन
NEA ना। तो यहां से लिख सकते हैं कि भाई करंट कांस्टेंट है, ये तो हमको दे रखा है स्टेडी करंट है, और डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, फ्री चार्ज कैरियर डेंसिटी, ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है ना। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम पर फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से इंडिपेंडेंट हो गया। एलिमेंट्री यूनिट ऑफ चार्ज ये तो है ही कांस्टेंट। तो करंट और ये सारी क्वांटिटीज कांस्टेंट हो जाएंगी, तो हम लिख सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो आएगी या ड्रिफ्ट स्पीड जो आएगी वो भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। मींस ड्रिफ्ट स्पीड जो है इलेक्ट्रॉन्स की वो भी वेरिएबल आएगी, वो भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। जहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा वहां पर ड्रिफ्ट स्पीड बढ़ जाएगी, जहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा वहां पर ड्रिफ्ट स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि ये क्वांटिटीज कांस्टेंट रहेंगी या वेरी करेंगी नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन के कंडक्टर के अक्रॉस, अगर उसके अक्रॉस स्टेडी या कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है तो। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन या ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है ना, तो उस पर्पज से आप इसको याद रखें, अच्छे से समझ लीजिएगा इसको, बोर्ड में कई बार पूछा गया है ये। ठीक है।